बीते कुछ वक्त से चीन के साथ बढ़े तनाव ने भारत को अपनी आयुध क्षमता बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। चीन एक महत्वाकांक्षी और ताकतवर पड़ोसी है। उसके पास परमाणु हथियार भी हैं और भारत के प्रति गलत नियत भी। नतीजतन भारत को भी अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना पड़ता है। अग्नि 5 मिसाइल का ये कामयाब टेस्ट उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अग्नि 5 एक ऐसी मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर दुश्मन के किसी भी एसेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। और हाँ, ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। नमस्कार। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हमारा फोकस रहेगा भारत के अग्नि मिसाइल प्रोग्राम पर और कैसे ये मिसाइल आज राष्ट्रीय सुरक्षा की एक मजबूत कड़ी बन चुकी है। तो कहानी शुरू होती है 60 के दशक से। उन्नीस में डीआरडीओ ने रोहिणी 75 नाम की स्पेस कम मिसाइल टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया था। फिर डीआरडीओ प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट लॉन्च करती है। प्रोजेक्ट डेविल के अंतर्गत कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का बनाना था और प्रोजेक्ट वैलिएंट में लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण करना था। पर दोनों ही प्रोजेक्ट नाकामयाब रहे। प्रोजेक्ट डेविल को 1974 में और प्रोजेक्ट वैलिएंट को 1980 में खत्म कर दिया गया। इन मिसाइल्स को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया जा रहा था। साल 1982-83 प्रोजेक्ट की कमान अब किंवदंती बन चुके डॉक्टर एपीजे कलाम को सौंपी गई। सनत रहे कि पहले अग्नि मिसाइल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, पर बाद में इसे बतौर बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने पर सहमति बनी, जो लंबी दूरियां तय कर लक्ष्य को भेद सकती थी। अग्नि परिवार के मानक ये थे: टाइप, लॉन्च मोड, रेंज, प्रोपल्शन और गाइडेड सिस्टम। इन्हीं मानकों के आधार पर अग्नि मिसाइल्स का वर्गीकरण हुआ। जैसे अग्नि 1 की रेंज 700 से 800 किलोमीटर है, अग्नि 2 की रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है, अग्नि 3 की रेंज लगभग 2500 किलोमीटर है, अग्नि 4 की रेंज लगभग 3500 किलोमीटर है। इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। अग्नि 5 इस सीरीज की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 5000 किलोमीटर है। वहीं अग्नि प्राइम एक कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। ये अग्नि 1 मिसाइल का स्थान लेगी, ऐसा माना जा रहा है। तो अग्नि मिसाइल सीरीज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एक क्लस्टर है। ये प्रोग्राम 1983 में $260 मिलियन के बजट के साथ शुरू किया गया था। इसमें अग्नि 1, अग्नि 2 और अग्नि 3 भारतीय थल सेना की स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की कमान में है। अग्नि 4 इस सीरीज की चौथी मिसाइल है, जिसने जनवरी 2017 में सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया। डीआरडीओ ने 2021 में नई पीढ़ी की न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। वहीं अग्नि 1 इस परिवार में सबसे कम दूरी की और सबसे पुरानी मिसाइल है। इसका परीक्षण पहली बार 1989 में उड़ीसा चांदीपुर में किया गया था। चलिए इस सीरीज की मिसाइल्स को थोड़ा नजदीक से जानते हैं। अग्नि 1 2 चरणों वाली ठोस ईंधन मिसाइल है, जिसे कैनिस्टर्स में रखा जा सकता है और सड़क तथा रेल द्वारा ले जाया जा सकता है। अग्नि 1 का उपयोग भारतीय सेना के स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड द्वारा किया जाता है। अग्नि मिसाइल में एक स्पेशल नेविगेशन सिस्टम है, जो सटीक तरीके से लक्ष्य तक इसे ले जाता है। 12 टन वजनी 15 मीटर लंबी अग्नि 1 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है। अग्नि 1 की सफलता के बाद इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी पीएसएलवी विकसित किया, जिसके 4 चरण थे।
जिसमें ठोस और तरल ईंधन के मिश्रण का उपयोग किया गया था। यही सफलता अग्नि 2 मिसाइल का आधार बनी, विशेष रूप से इसके दूसरे चरण की। इसके रॉकेट में ठोस ईंधन के साथ 2 चरण होते हैं जो इसकी गतिशीलता और अनुकूलन क्षमता को बल देते हैं। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है, जिसके चलते भारत पूरे पाकिस्तान और चीन के अधिकांश दक्षिण पूर्वी प्रांत तक पहुंच सकता है। अग्नि 2 का पहला परीक्षण अप्रैल 1999 में IC-4 पैड से हुआ था। फिर मई 2010 में स्पेशल स्ट्रैटेजिक कमांड ने न्यूक्लियर कैपेबल वर्जन का परीक्षण किया। अग्नि 2 मिसाइल 20 मीटर लंबी, 1 मीटर व्यास वाली और लगभग 18 टन वजन की है। फिर जुलाई 2006 में व्हीलर द्वीप से अग्नि 3 का परीक्षण किया गया था, लेकिन ये अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रही। पर 2008 में इसका तीसरा लॉन्च सफल रहा। अग्नि 3 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज लगभग 3500 किलोमीटर है और यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि 4 अग्नि मिसाइल की चौथी मिसाइल है, जिसे पहले अग्नि 2 प्राइम के नाम से जाना जाता था। अग्नि 4 अग्नि 2 और अग्नि 3 के बीच के गैप को फिल करती है। अग्नि 4 भी स्पेशल फोर्सेस कमांड के तहत आती है, जो भारत के सभी न्यूक्लियर एसेट्स की देखभाल और परिचालन के लिए अधिकृत है। ये मिसाइल 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है और 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसके परिचालन तंत्र को आधुनिक और कॉम्पैक्ट एवियोनिक्स के साथ लेटेस्ट 5th जनरेशन ऑन बोर्ड कंप्यूटर और आधुनिक डिजाइन से लैस किया गया है। 15 दिसंबर 2022 को इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। ये 9वां परीक्षण था और पहला परीक्षण 2012 में किया गया था। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये मिसाइल तय मापदंडों पर खरी उतरी। आपकी जानकारी के लिए अग्नि 5 मिसाइल की जद में चीन का सुदूर उत्तरी भाग, लगभग पूरा एशिया और यूरोप के कुछ क्षेत्र हैं। इसमें 3 चरण ठोस ईंधन रॉकेट संचालित प्रणाली और 1.5 टन परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। ये अधिकतम परिचालन सीमा पर लॉन्च की जाने वाली पहली मिसाइल है। अग्नि 5 परियोजना का लक्ष्य चीन के खिलाफ भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, जिसके पास डोंगफेंग 41 जैसी मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 12000 से 15000 किलोमीटर के बीच है। सूत्रों के मुताबिक भारत सन 2018 से एक और ICBM अग्नि 6 पर कार्य कर रहा है, जो 10,000 किलोमीटर से अधिक दूरी के लक्ष्य को भेद सकेगी। ये मिसाइल पनडुब्बी और जमीन दोनों से लॉन्च की जा सकेगी। अग्नि 6 सॉलिड फ्यूल वाली 3 स्टेज वाली मिसाइल हो सकती है, जो अग्नि 5 से भारी और बड़ी होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक अग्नि 6 पहली मिसाइल होगी जिसमें 4 या 6 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV पेलोड ले जाने की क्षमता होगी। ये तो रहा अग्नि परिवार की मिसाइलों का परिचय। अब कुछ सवाल, जैसे भारत को न्यूक्लियर डेटरेंस की जरूरत क्यों है और इस फ्रेमवर्क में अग्नि मिसाइल्स की क्या भूमिका है? क्या इस मिसाइल प्रोग्राम का पश्चिमी ताकतों ने विरोध किया था? और कैसे आज अग्नि मिसाइल्स वैश्विक पटल पर भारत की साख बढ़ा रही हैं? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पृथ्वी-1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी, जो पहली बार 1994 में भारतीय सेना में शामिल हुई। इसकी रेंज करीब 150 किलोमीटर थी। फिर 2004 में कामयाब परीक्षण के बाद खबरों में आई पृथ्वी-3 मिसाइल की रेंज भी महज 350 किलोमीटर थी और भारत को बदलती परिस्थितियों में कहीं लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल्स की जरूरत थी। यानी हमारी रक्षा कवच पर कुछ परतों का चढ़ाया जाना जरूरी था। बिल्कुल ताजा उदाहरण लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध 1 बरस पुराना हो गया है। चर्चा गर्म है कि यूक्रेन अगर परमाणु शक्ति होता तो अव्वल तो ये जंग छिड़ी नहीं होती या फिर इतनी लंबी नहीं चलती।
इस संदर्भ में आप भारत का मजबूत परमाणु प्रतिरोध या न्यूक्लियर डेटरेंस देखें। ध्यान दें कि चीन पाकिस्तान की लगातार बढ़ती सैन्य मिलीभगत तेजी से जमीन से समुद्र तक फैल रही है और भारत के लिए खतरा बन रही है। First problem is that China's DF-21 systems deployed in Tibetan Plateau and around the other border areas of India, including Chengdu, etc., they are effectively within the range of our Indo-Gangetic plains, which is the Indian heartland. But the problem for India is that the Chinese heartland is in the east coast, which is far away. So, in order to maintain an effective deterrence against China and other powers tomorrow, India needs a full range of missile systems which are short range, medium range, intermediate range and intercontinental ballistic missiles. सनत रहे जब से भारत ने 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया है, तब से परमाणु प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करने और परमाणु रणनीति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि इस विषय पर भारत की नीति साफ है, वो पहले परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा, यानी हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। 4 जनवरी 2003 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का रिव्यू करते हुए इंगित किया था, न्यूक्लियर रिटेलिएशन टू अ फर्स्ट स्ट्राइक विल बी मैसिव एंड डिजाइन टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। ऐसी स्थिति में क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस जरूरी हो जाता है। कहते हैं कि वैश्विक राजनीति में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता। घटनाएं, काल और परिस्थितियां रिश्ते बनाती या बिगाड़ती हैं। तो 90 के दशक में पृथ्वी मिसाइल्स होने के बावजूद हमारी डिफेंस फोर्सेस को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल्स की जरूरत शिद्दत से महसूस हो रही थी। न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि मिसाइल्स ने उस जरूरत को काफी हद तक भरा। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए इनके परीक्षण डीआरडीओ करती रहती है। अब बात करते हैं भारत के न्यूक्लियर डेटरेंट की, और इसके केंद्र में वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो काउंटर स्ट्राइक या सेकंड स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करती हैं। कम शब्दों में कहें तो फोकस अग्नि परिवार की सॉलिड फ्यूल प्रोपेल्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स पर है, जिन्हें सड़क और रेल कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इनकी मोबिलिटी के चलते दुश्मन पर समय रहते सटीक हमला करने की संभावना अधिक रहती है। अग्नि मिसाइलें, खास तौर पर अग्नि 5, भारत की नो फर्स्ट यूज नीति को मजबूत करती है। हालांकि परमाणु हथियार युद्ध लड़ने के लिए नहीं है, लेकिन शत्रु और विरोधियों को रोकने में इन मिसाइल्स की सामरिक उपयोगिता साफ है। अग्नि परिवार की सभी मिसाइल्स जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स शत्रु के किसी भी तय इलाके में ले जा सकती हैं और पल भर में सारा नजारा बदल सकता है। Our policy is very clear. If somebody uses nuclear weapons against us, there will be a massive retaliation by India, and that massive retaliation will be across the board. The Agni will be used in that retaliation depending on the distances and the country against whom that we intend to use that weapon. Agni missile is providing the type of delivery means to carry both conventional and nuclear weapons to the far ranges into the enemy. Now compare it with Pakistan. Pakistan has got Hatr series of missiles. The maximum is 2750 kilometers. Whereas China, starting from DF-1, which is 550 kilometers, we go up to DF-41, which is 12,000 kilometers. Now if you have to match range to range, if you have to match missile to missile, you require the capability to be developed across range, across warhead carriage, across accuracy, across the complete chain of action. आपको बता दें कि 1989 में अग्नि 1 के सफल परीक्षण के बाद तत्कालीन सरकार ने कहा था, The technologies proved in Agni are deeply significant for evolving national security options. Agni is a technology demonstrator and not a weapon system. पर भारत के इस कदम ने कई पश्चिमी ताकतों की चिंता बढ़ा दी थी, खास तौर पर अमेरिका,
जिसने इस मिसाइल प्रोग्राम पर विशेष चिंता जताई थी, क्योंकि भारत 1974 में सारे विरोध के बावजूद शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट यानी पीएनई कर चुका था और अमेरिका के मुताबिक भारत इसके प्लूटोनियम संसाधन का उपयोग बम बनाने के लिए कर सकता था। पर भारत ने भी तब साफ कर दिया था कि टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड मिसाइल एक्यूरेसी ड्रामेटिकली। As accuracy improves, the nuclear yield needed to destroy hard military targets also drops dramatically, to the point where conventional warheads could do the job. After our agreement with America on Indo-US nuclear deal, almost all those controls have become we have become member of the MTCR, Missile Technology Control Regime. We are member of the Wagner Group. We are member of the Australia Group. The only group that we are not a member of, which is being effectively blocked by the Chinese, is the Nuclear Suppliers Group. And it is there, that's the only group that we are not this thing. And we are hoping that better sense will prevail. When we made the magnesium alloy, do you know what Germany said? Oh, take our magnesium alloy. So Dr. Kalam or DRDO wrote back, thank you very much, we will supply you now magnesium alloy. Then IIT Delhi, BITS Pilani and CSIR, the Council for Scientific and Industrial, they brought together, they worked together, produced the various types of phase shifters, ships and everything. Soon we made the actuators, autopilots, missile materials, solid state propellants, everything related to missile. And today when the missile flies, it is the Indian missile. So technology denial has been is a fate of India, whether it is driven by MTCR or the jealousy of the Western world to see India grow and flower and flourish. हालांकि अग्नि श्रेणी की मिसाइल का परीक्षण 1992 और 94 में हुआ था, पर फिर अज्ञात कारणों से ये परियोजना कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में चली सी गई थी। पर 10 जुलाई 1998 को अपनी पहली रिपोर्ट में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने सरकार से कहा था कि वो अग्नि मिसाइल्स की पूरी रेंज के विकास के लिए ठोस कदम उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा करना जरूरी हो गया था। रिपोर्ट दो हवाले देती है। पहला, पाकिस्तान continues its missile development program which was primarily aimed against India. China has also developed a large number of missile systems which can target any part of the country against which we have no credible missile deterrent. और फिर अग्नि मिसाइल के ऑपरेशनल वर्जन का 1999 में पहली बार परीक्षण किया गया था। इस प्रोग्राम को संजीवनी देने के पीछे सबसे बड़ी वजह 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद ऐसे डिलीवरी मैकेनिज्म्स बनाने की थी जो जरूरत पड़ने पर भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लक्ष्य तक ले जा सके। भारत के मिसाइल प्रोग्राम से घबराए पाकिस्तान ने भी अपने मिसाइल विकास कार्यक्रम को तेज कर दिया और जवाब में 1999 में गौरी मिसाइल का परीक्षण किया। तो अग्नि मिसाइल भारत के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ है। इसके जवाब में पाकिस्तान शाहीन सीरीज की और चीन डोंगफेंग सीरीज की मिसाइलें और उनके नए वर्जन विकसित कर रहे हैं। भारत का न्यूक्लियर डेटरेंस कितना विश्वसनीय है, इसका प्रमाण उसके विरोधियों की प्रतिक्रिया है। वो इसे कितना धारदार और सटीक मानते हैं, वो इससे कितने भयभीत और सतर्क हैं। जान लीजिए, भारत के दोनों पड़ोसी पाकिस्तान और चीन परमाणु शक्तियां हैं। दोनों से अतीत में भारत के साथ सशस्त्र मुकाबले हो चुके हैं और दोनों के ही बीच सामरिक गठबंधन है और इनके जवाब में अग्नि परिवार की मिसाइलें भारत के न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवरी सिस्टम्स की सबल वाहक हैं। रामचरितमानस के एक प्रसंग से बात समाप्त करते हैं। भगवान श्री राम जब लंका अभियान के लिए दक्षिण में समुद्र किनारे पहुंचे और विनम्रता से उससे आगे जाने का मार्ग मांगा। प्रतीक्षा में 3 दिन बीत गए पर समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तब भगवान राम समझ गए कि अब अपनी शक्ति से उसमें भय उत्पन्न करना
अनिवार्य है। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोब तब, भय बिन न हुई प्रीति। श्री राम ने अपना महाअग्निपुंज शर का संधान किया, जिससे समुद्र के अंदर ऐसी आग लग गई कि उसमें वास करने वाले जीव जंतु जलने लगे। तब समुद्र प्रभु श्री राम के समक्ष प्रकट होकर अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगा। आगे क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। तो भले ही दौर आज का हो, पर हम कह सकते हैं कि वही महाअग्निपुंज शर, अग्नि मिसालें नव रूप में भारत के विरोधियों को भयभीत कर रही हैं, भारत की रक्षा कर रही हैं।